बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 13 और 14 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसके आगे वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और आज अपनी प्रश्नावली 13.3 अर्थात बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरह से सोल्व किया है। अब देखिए, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, अर्थात सत्य नहीं बोलने की 1 माइनस कर देंगे तो 1/5। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है और ये वो बताता है। तो ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो ये घटना क्या हो गई? घटना ए हो गई और इसको अपन E1 मानेंगे और दूसरे न आने की E2 मान लेते हैं। तो देखिएगा, हल करते हैं इसको। तो पहले तो अपन E1 घटना लेते हैं। E1 घटना जो ज्ञात है और उसका विकल्प मिले वो E1 घटना। तो वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होना, सिक्के पर वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होना, ये अपनी घटना हो गई E1। और E2 घटना, इसका विकल्प मिल गया अर्थात चित्त प्रकट न होना। तो सिक्के पर वास्तविक रूप से चित्त न प्रकट होना, ये घटना E2 मान लेते हैं। और ए घटना अपन मानते हैं यहाँ पे कि सिक्का उछाला जाता है। ए बताता है, ए कोई इंसान है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, अर्थात सिक्के पर चित्त प्रदर्शित होना बताता है। किसके द्वारा? ए व्यक्ति है, कुछ भी, उसके द्वारा सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। ये बताता है कि ए आया है। सही है गलत है ये हमें नहीं पता, पर वो झूठ भी बोलता है, पर वो कह रहा है कि सिक्का उछाला और चित्त पर आया है, ये बताता है। और हमने मान लिया कि सिक्के पर वास्तविक रूप से क्या आया? चित्त आया है। और दूसरी घटना मान ली कि सिक्के पर वास्तविक रूप से चित्त नहीं आया। अब इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो एक सिक्का उछाला, या तो क्या आएगा? चित्त आएगा या पट आएगा। तो फेवर में कितने हो गए चित्त आने की? 1 और कुल हो गई 2, तो 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब E2 है तो एक सिक्के पर क्या उछाला, तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा। चित्त नहीं आएगा तो क्या होगा? पट आएगा। पट आने की फेवर में 1 और कुल 2, तो यहाँ पे भी 1/2। अब इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। देखिएगा, E2, E1 और ए। और E1 हमने लिया है कि सिक्के पर वास्तविक रूप से चित्त आना, और ए हमने लिया है सिक्के पर चित्त प्रदर्शित होना, ये बताता है। अर्थात उछालता है तो वास्तविक रूप से भी चित्त आया है। वो बंदा भी क्या, वो ए आदमी है, वो भी क्या कहता है? चित्त आया है। अर्थात दोनों बात क्या है? सत्य है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है? 4/5। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है? 4/5। और एक 4/5 सत्य बोलने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो सत्य बोल रहा है ए, क्योंकि सिक्के पर वास्तविक रूप से भी क्या आया है? चित्त। और वो बंदा जो ए है वो क्या कह रहा है कि सिक्के पर चित्त आया है। वो दोनों बात सही कह रहा है। अर्थात इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 4/5, जो बात कह रहा है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है A/E2, अर्थात सिक्के पर चित्त नहीं आया, वास्तविक रूप से चित्त नहीं आया, पट आया है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सिक्के पर चित्त आया, अर्थात झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने की प्रायिकता, ये सत्य बोल रहा है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो झूठ बोलने की हो जाएगी। अर्थात 1 - 1/4/5, 4/5 इज इक्वल टू 1/5। ये हमने सारी प्रायिकताएं ले ली। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें प्रायिकता निकालनी है
यहाँ पे क्योंकि यही पूछ रहा है कि वास्तविक रूप से चित्त प्रकट हो और वो बताता है कि चित्त आ रहा है, दोनों चित्त, तो अर्थात वो बता रहा है ये हमें ज्ञात है, और वास्तविक रूप से भी चित्त आए इसकी क्या प्रायिकता है वो हमें बताना है। तो ये वास्तविक रूप से चित्त हमने E1 माना है, इसकी प्रायिकता अर्थात फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की याद करनी है, और प्रोबेबिलिटी जब वो क्या करता है सिक्के पर चित्त नहीं आता है और वास्तविक रूप से यहाँ पे नहीं आता है, और वो कहता है बताता है आता है, अर्थात विरोधाभास है, झूठ बोल रहा है, और इनके मान अपन रख देते हैं, इसका मान 1/2 प्रोबेबिलिटी E1 का, और प्रोबेबिलिटी E1 अर्थात वो क्या कह रहा है सिक्के पर वास्तविक रूप से चित्त आया, और वो कहता भी चित्त आया, सही बात है, और सही बात है तो इसकी प्रायिकता हमने यहाँ पे ली है 4/5, इसकी प्रायिकता हमने ली है 4/5, तो यहाँ पे रख देंगे 4/5, तो इज इक्वल टू या इंटू 4/5 अपॉन, ये तो यही है, तो यहाँ तो ऐसा कैसे लिखना है 1/2 गुणा 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका मान भी 1/2 है, और यहाँ पे विरोधाभास है अर्थात झूठ बोल रहा है, उसकी प्रायिकता 1/5 निकाली है, तो ये 2 से तो 2 के 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और यहाँ पे 2/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू ये 2/5, तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे हमने 10 ले लिया, तो यहाँ पे एलसीएम तो देखो 4 + 1 इज इक्वल टू 2/5 और यहाँ 5/10, या इसको लिखते हैं 2 × 10/5 × 5, तो ये 5 दूनी 10, तो देखिए अपने पास में 4/5, 2 काट दिया तो 4/5। अब ऑप्शन में देखना है 4/5 हमारा कहाँ पर है, तो बच्चों 4/5 पहला ही ऑप्शन है, ये 4/5, और यही हमारा आंसर है 4/5। तो इस प्रकार अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, देखिएगा, और इसको अपन हल करते हैं। और यहाँ पे हमें समुच्चय में पढ़ा है, सेट में पढ़ा है, उसकी भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर पाते हैं। यदि A और B ऐसी घटनाएं हैं कि A उप समुच्चय है B का, A उप समुच्चय है B का तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 के बराबर नहीं है, तब निम्न में से कौन सा ठीक है ये हमें बताना है। तो ये हमें आना चाहिए, अर्थात A क्या है उप समुच्चय है B का। कहने का मतलब अगर अपन इसको ऐसे लिखें कि प्रोबेबिलिटी या A इंटरसेक्शन B, अर्थात ये उपसमुच्चय है इसका, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो A में है वो तो सारे के सारे B में होंगे, अर्थात A के जो हैं अवयव B के अवयव सारे A में होंगे, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा, A ही आएगा, A आएगा। अब इनकी अपन प्रायिकता निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की जगह क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिख देंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस को। अब ऑप्शन में हमें यहाँ पे तीनों में तो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अर्थात अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। ये अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, जब B घटना घट चुकी है, A की प्रायिकता निकालनी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी A यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन प्रोबेबिलिटी B। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी B का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो सकता है, 0 नहीं है तो 0 से 1 से क्या हो सकता है, 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, 1 से क्या हो सकता है, ये छोटा होगा या उसके ये बराबर हो सकता है। या अपन ये चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी A अपॉन B। अब ये क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा और उसके बराबर हो सकता है, 0 नहीं होगा।
अर्थात यहाँ पे इसके प्रोपोर्शनल है तो अपन लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ए से। अब 4 ऑप्शन में से देखना है कि ये कौन सा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ये सी, ए की ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर सी। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ये हमें नहीं आता तो अपन ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, फिर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो ये भी आना चाहिए कि ये क्या है, ए उप समुच्चय है बी का, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ही आता है, ये अपन जानते हैं। इनकी प्रायिकता लेते हैं तो ये इसकी प्रायिकता के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं तो इसकी जगह ये लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, ये दे रखा है 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान क्या हो सकता है, 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो ये 1 के बराबर छोटा होगा तो ये प्रोपोर्शनल ये बढ़ ज़्यादा हो जाएगा, वही बात हमने यहाँ पे लिख दी और अपना ये आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार अपन 14 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 13.3 क्वेश्चनों में बेज प्रमेय लगा करके सभी प्रश्नों को हमने हल किया है, और बेज थ्योरम और संपूर्ण प्रायिकता थ्योरम इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से हमें डरना नहीं है, इनके क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। और उसके लिए हमें दे रखा था कि कोई भी ये घटना है, ये एक घटना होती है और इसके सैंपल स्पेस होते हैं सारे, और इस सैंपल स्पेस में यहाँ पे एक घटना है ए, अर्थात यहाँ पे मान लेते 2 थैले हैं, एक थैला अपने पास में एक ये है और एक थैला ये है। यहाँ पे कुछ लाल और कुछ काली गेंदें रखी है, यहाँ पे भी कुछ लाल और कुछ काली गेंदें रखी है। तो पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से गेंद निकालने के लिए कि कोई बोलता है कि गेंद निकालो, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह आएगा कि कौन से थैले से हमें गेंद निकालनी है, इससे निकालूं या इससे निकालूं। तो पहली बात तो बंदा इसके पास जाएगा या इससे निकालूं या इससे निकालूं, तो पहला तो उसका दिमाग में थैले का चयन ही आएगा। तो पहले थैले का चयन करेगा, थैलों का चयन, और थैले का चयन करने के बाद में वो करेगा गेंद का चयन, गेंद निकालेगा। अर्थात घटना में घटना हो गई, और घटना में जब घटना होती है तो वो बेज से क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार हमें पहचान लेना है घटना में घटना। तो अपने पास में पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं ये थैला जो चयन करता है वो घटना E1 है, और ये थैला अपन चयन करते हैं वो घटना E2। तो ये सैंपल स्पेस को, ये E1 घटना के सैंपल स्पेस हैं और ये E1 घटना के सैंपल स्पेस हैं। तो इस E1 सैंपल स्पेस S को E1 और E2 2 भागों में विभाजित कर देती है, अर्थात E1 और E2 इस सैंपल स्पेस का विभाजन कर देती है। अब हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे रेड गेंद आने की, ये हमारा लाल गेंद या कुछ भी है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हमें ये क्षेत्र चाहिए, अर्थात मैं कहूँ कि E1 इंटरसेक्शन A करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें E1 क्षेत्र मिलेगा। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, E2 इंटरसेक्शन A करते हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, ये वाला क्षेत्र मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमें प्रायिकता निकल जाएगी इस टोटल की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी A, अर्थात E1 इंटरसेक्शन A प्लस इसकी प्रायिकता ले लेंगे। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A, E2 है E2, और यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, प्रायिकता गुणन नियम, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1, और यहाँ पे भी अपन प्रायिकता गुणन नियम लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2। ये तो 2 थैले थे, अगर 3 थैले होते तो यहाँ पे 3 बार चल जाता, प्रोबेबिलिटी E3 हो जाता, फिर A अपॉन E3। 4 होते तो इसी प्रकार ये, तो ये तो हो गया संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे तो क्या है, हम ये संपूर्ण प्रायिकता, इसकी प्रायिकता अपन निकाल सकते हैं, इस एक की प्रायिकता, और ये घटना क्या होती है ये हमें देगा कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो बेज में क्या कह रहा है, बेज में उल्टा जाएगा, बेज में कहेगा कि ये घटना हमें ज्ञात है, बताएगा कि ये घटना A है, तो थैला 1 का चयन से ये घटना देगा, तो थैला 1 के चयन की प्रायिकता, थैला 2 के चयन की प्रायिकता, अर्थात इससे रिवर्स जाना है। अर्थात अपन कह सकते हैं, देखिए कि यहाँ से अपन लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, यहीं पे बात करेंगे, रिवर्स में जाना है तो A अपॉन E1 कि लाल गेंद आए थैला 1 से, उसकी प्रायिकता, और यहाँ पे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी A,
और यहाँ पे प्रायिकता गुणन लगा देंगे। तो प्रायिकता गुणन लगाने पे प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी A, और प्रोबेबिलिटी A क्या है, ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, अर्थात ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे कैसे, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2। अगर 3 घटनाएं होती तो इस पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E3 आ जाता। तो इस प्रकार हमने निकाल ली पहले थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे बेज के क्वेश्चन को हमें कैसे पहचानना है, तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन की प्रायिकता पूछेगा उसका विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे। अर्थात थैला 1 से गेंद निकालूं या थैला 2 से गेंद निकालूं। तो इस प्रकार के हमने सारे क्वेश्चन देखे जहां जिसकी प्रायिकता पूछता है उसका ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में हमने देखा कि घटनाओं में घटना होती है, घटनाओं में घटना हो तो वो किस में जाएगा, इस फॉर्मूले में जाएगा, बेज से जाएगा। और इनके अंदर एक जो है ज्ञात है, एक घटना हमें ज्ञात होती है, ज्ञात है या गठित होती है, या वो दिया हुआ देता है। ये सब हमने क्वेश्चन में देखा। इस प्रकार ये तीनों चीज हमें जहां मिल जाती है, बेस का थ्योरम लगा देते हैं और अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। और सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हमें अभ्यास करने से हमें और आनंद से क्वेश्चन करने का मजा मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज 13.3 के प्रश्नों को हल कर लिया, अर्थात बेज थ्योरम से और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से इन क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम यादृच्छिक चर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।